नमस् नमस्कार। आज हमारे प्रोग्राम में स्वागत है विंग कमांडर हनुमाचार्य जी का, प्रबल जी का। और आज हम बात करेंगे जो ये नया इंडियन वेरिएंट आया है B1.1617, जिसकी हम बातें करते हैं, जिसको कई लोग इंडियन वेरिएंट भी बोलते हैं, पर सोशल मीडिया पे उस पे ताला लगा हुआ है। बीजेपी की सरकार कहती है जो उसको इंडियन वेरिएंट बोलेगा वो हम उसको सोशल मीडिया को बंद कर देंगे, तो हम उसका नाम रखते हैं खाली एक वेरिएंट B1.1617.2। ये जो वेरिएंट है, ये इसके बारे में एक पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड ने एक रिपोर्ट सबमिट करी है। वो पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये पहली वैक्सीन अगर आपने लगाई है तो इस वेरिएंट के अगेंस्ट आपकी खाली 30-40% आपकी प्रोटेक्शन है। और अगर आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या कोई और हो, तो उसके अगेंस्ट आपकी सिर्फ 70 से 80% प्रोटेक्शन है। इसका मतलब है कि जो लोग पहली वैक्सीन लगवा के बैठे हैं वो सिर्फ 30% प्रोटेक्टेड हैं, और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं है वो 100% जो है इस वेरिएंट की चपेट में आ सकते हैं। तो मेरा सवाल जो है अनुमा आचार्य जी से है कि अनुमा जी, ये रोज रोज नई खबरें निकल के आ रही हैं। कभी हमारी सरकार कहती है 8 से 12 हफ्ते में वैक्सीन लगवाइए, पहले था 40 दिन, फिर 4 महीने, फिर 4 हफ्ते हुआ, 4 से 8 हफ्ते हुआ, फिर 12 हफ्ते हुआ। यूके की गवर्नमेंट ने खुद 12 से 8 हफ्ते कर दिया है। और अब ये नई स्टडी आई है जो उन्होंने अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए निकलवाई है। और ये जो न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप है, जिसको NERV टैग कहते हैं, तो NERV टैग ने ये रिपोर्ट जो है इस पे सहमति भी की है और पब्लिश भी की है कि 1 डोज ओनली प्रोवाइड 33% प्रोटेक्शन टू द इंडियन वैरायटी एंड 2 डोजेस प्रोवाइड 81%। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि इस पे पॉलिटिक्स ना खेली जाए, तो हम इसको कैसे इससे बचें और पब्लिक को कैसे इससे बचाएं? इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक ऐसा वायरस है जिसके ऊपर वर्ल्ड में सभी जगह कुछ ना कुछ अनुसंधान चल ही रहा है और अभी वो अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं उस दिन सौम्या स्वामीनाथन जो चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी बात सुन रही थी। वो ये कह रही थी कि इस पूरे वैक्सीनेशन का जो प्रयोग हुआ है वो 18 साल से ऊपर के अडल्ट में हुआ है, इसलिए इसे 18 साल से कम के लोगों को नहीं लगाना चाहिए। 21 फरवरी का उनका इंटरव्यू है। और उसके भी पहले मैंने सुरेश यादव जी का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो ये कह रहे थे कि वैक्सीन जो है 2 या 3 डोज तक भी लगाई जा सकती है। फिर हमने देखा DNA बेस्ड जाइडस की जो है वैक्सीन आने वाली है, RNA मैसेंजर बेस्ड एक वैक्सीन और बनेगी अभी पूना में। तो ये सारी चीजों पर इस समय एक के बाद एक खोज हो रही है। पहले कहा गया प्लाज्मा थेरेपी अच्छी है, उससे भी पहले कोविड के लिए जो मलेरिया की क्लोरोक्वीन थी उसको अच्छा कहा गया, बाद में कह दिया गया किसी काम की नहीं है। फिर जो नॉर्मल हमारे एजिथ्रोमाइसिन वगैरह का बताया गया कि इसे इस्तेमाल करें। तो आप देखिए पिछले साल से अब तक आपको बहुत सारे ऐसे पड़ाव मिलेंगे जिसपे एक सिद्धांत एस्टेब्लिश होता है और बाद में उसी सिद्धांत को खारिज कर दिया जाता है। तो इसमें किसी का मैं मैलिस नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए जो नई नई खोज हो रही है उसकी बात है। लेकिन जहां तक वैक्सीन के लगने का सवाल है, ये जरूरी है, ये तो सभी कह रहे हैं। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता का जो सवाल है हिंदुस्तान में, वहां राजनीति की बात आती है कि जब बुकिंग करनी चाहिए थी वैक्सीन जिससे अपने यहाँ की जनसंख्या को लग सके, तो सरकार ने अपनी ही कंपनियों के ऊपर भरोसा नहीं किया। भरोसा करना बहुत जरूरी होता है और भरोसा कहने से नहीं होता, मुंह से नहीं होता, एक्शन से होता है। अगर सरकार ने उन्हें ऑर्डर्स दे दिए होते, उनकी रिसर्च के लिए कुछ पैसे खर्च किए होते, तो वो कंपनी ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ और भी अपना कैपेसिटी बिल्डअप के ऊपर काम कर सकती थी। लेकिन इनमें से कुछ नहीं हुआ। हम जानते हैं अप्रैल में SII को थोड़े से पैसे दिए गए और अनुसंधान के लिए, और कुछ पैसे BBIL को भी दिए गए, भारत बायोटेक को भी दिए गए। तो वहां पर आती है बात, जब हम उपलब्ध ही नहीं करा पाए वैक्सीन, बाकी अलग अलग जो खोज है वो होती रहेंगी और हम देखते रहेंगे कि बहुत सारी चीजें जो पहले, अभी एक आइब्रो टॉक्सिन या ऐसा कुछ वैक्सीन का एक उसका नाम है मेडिसिन का, जिसको पहले देने की बड़ी अनुशंसा की गई थी, बाद में उसको भी खारिज कर दिया गया। तो जिस तरह से कोविड का स्वरूप बदलता चलेगा, जैसे जैसे नए स्ट्रेन आते चलेंगे, शायद साइंटिस्ट और भी ज्यादा सजग होकर इसका वो करेंगे, मतलब इस विषय को और भी सामने लेकर आएंगे। जी जी जी। मेरा अगला सवाल प्रबल जी से है। प्रबल जी, आज हमने देखा यूपी में एक पुलिस राज स्थापित हो गया है। एक 17 साल का आदमी जो है वो उन्नाव में बेचारा सब्जी बेच रहा था। सिर्फ एक उसका उसका जो मेन जो उसका जुर्म था कि वो मुसलमान था।
तो उसको थाने ले जाया गया, उसको पीट पीट के उन्होंने, पुलिस वालों ने मार दिया और 3 पुलिस कर्मियों पर जो है उसके ऊपर मेरा ख्याल FIR भी दर्ज हुई। ऐसा ही केस छत्तीसगढ़ में एक आया, सूरजपुर में एक 13 साल का बच्चा अपनी नानी को लेके वैक्सीन लगवाने जा रहा था और वहां के DC DM ने उसको बेमतलब में थप्पड़ मारा। रणबीर शर्मा उनका नाम बताया जा रहा है और उस वजह से उनका भी ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया गया, जबकि वो जॉइंट सेक्रेटरी बनने जा रहे थे। तो ये जो नए रिक्रूट्स हो रहे हैं यूपी में पुलिस में, इनको ह्यूमन राइट्स की ना कोई ट्रेनिंग है, ना ये सजग है, ना कोई इसमें ये बात को मतलब संजीदा से, संवेदनशीलता से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। एक डंडे की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और एक तो और बड़ा मसला नजर आया कि बाराबंकी में तहसील वाली मस्जिद तोड़ दी गई, SDM के रेजिडेंस के बगल में लगती थी, रामसेमी घाट के बगल में कहते हैं, वो मस्जिद तोड़ी गई। और जबकि हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर ऑर्डर है 31 मई 2021 तक कि वायलेशन, जो भी कोई डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है उसको गवर्नमेंट किसी भी ऑर्डर के द्वारा हाथ लगा के तोड़ नहीं सकती, पर इन्होंने तोड़ दी, मलबा भी क्लियर कर दिया। अगर कोई हाई कोर्ट जाएगा तो उसको विटनेस और प्रूफ देने पड़ेंगे और प्रूफ भी सब उन्होंने वहां से मिटा दिए। मतलब वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लियरली इलेक्शन का डंका बजा चुका है और एक पुलिस राज और एक पुलिस शासन लग चुका है। मैं इसके बारे में आपसे विस्तार में, क्योंकि आप यूपी में हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मसला है और क्या ये इलेक्शन के आते आते क्या हम लोग बहुत सीरियस प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, एक स्टेट अपरेटस कोई फेलियर तो नहीं होने जा रहा यूपी? देखिए आत्मी जी, वर्तमान में जो सरकार यहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश, उसका मुख्य एजेंडा है कि वो किसी तरीके से यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दे। उसी के अंतर्गत आपने ये मस्जिद वाला प्रकरण जो आपने बताया है, ये मेरे संज्ञान में 2-3 दिन पहले आया और इस प्रकरण को इसीलिए किया गया कि लोगों का ध्यान भटकाओ, क्योंकि हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे का परस्पर संबंध निभा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और मदद होने के कारण, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होने के कारण जो एकता बनी है समाज में, उससे क्या हुआ, सरकार घबरा गई है। क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि अगर हम बटेंगे तो हम इसी तरह हम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसेंगे और हम मरेंगे, ऑक्सीजन की किल्लत से हमें मरना। इसीलिए ये एक आप ध्रुवीकरण की एक कोशिश समझ लीजिए, ये ध्रुवीकरण की कोशिश है। दूसरी बात, अभी आपने सब्जी वाले की बात की और बाकी और सूरजपुर में बात की, वो अलग विषय है। मैं एक और ध्यान आकर्षित करा था, एक आपदा में अवसर एक शब्द है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको गढ़ा था पिछले बार जब आपदा शुरू हुई थी कोरोना। आपकी जानकारी में मैं ला रहा हूं, एक प्रत्यक्ष एक नया ताजा उदाहरण है कि बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के सतीश द्विवेदी के छोटे भाई अरुण कुमार द्विवेदी को EWS के कोटे में सिद्धार्थनगर जिले में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय एक नया बना है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर दी जाती है। अब आप ये समझिए, EWS पर वर्तमान की बेसिक शिक्षा मंत्री के छोटे भाई की नियुक्ति की जा रही है और वो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत भी वो शिक्षक हैं, उनके छोटे भाई। तो किस आधार पर उनको EWS के अंतर्गत बनाया गया? एक तरफ जहां 1160 शिक्षकों की बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों की मृत्यु हो गई चुनावी ड्यूटी में, और यही बेसिक शिक्षा मंत्री आकर एक निर्लज्ज बयान देते हैं कि ये विपक्ष की साजिश है, ये हमको सरकार को बदनाम किया जा रहा है। क्या असंवेदनशील लोग हैं ये। 1160 शिक्षकों की अभी तक कोई सुध लेने वाला इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं। 1621 की फिगर बताई जा रही है। 1160। अच्छा, ऑफिशियल फिगर 1621 बताई, शिक्षक संघ ने जो फिगर बताई 1621 की बताइए। ये 1621, अब मुझसे गलती होगी, 1621। अब आप बताइए कि यहाँ दोहरा मापदंड है। एक तरफ जो शिक्षक जो सामान्य परिवार का व्यक्ति है, एक इस देश का नागरिक है, कह लीजिए नागरिक है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं, उसके लिए कोई मुआवजा नहीं है, कोई सरकारी सुविधा नहीं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री हो और उसका भाई है, उसके लिए मलाई लूटने की पूरी व्यवस्था बना दी गई है। तो सिस्टम तो यहाँ फेल हो चुका है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनका एजेंडा ही रहा है हमेशा कि हम बांटेंगे तो हम राज कर पाएंगे। वो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं।
लेकिन अब सजग होने का कार्य जनता को और हमारे जैसे जो सोशल मीडिया के माध्यम में जिस तरीके से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें भी और जहां भी हम बोले, हमें लगता है कि हमें इन विषयों को ज्यादा उठाने की जरूरत है कि वर्तमान सरकार क्या कर, वर्तमान सरकार पूर्णतः फेल हो गई है। रिपोर्ट देखिए, जब न्यूज चैनल्स में गांव के हाल उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है, तो तमाम जगहों पर कहीं 250, कहीं 70, कहीं 80 लोग बीमार हैं और उसमें से काफी संख्या में लोग मर भी गए, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30 लोग मर रहे हैं गाँव में। और उसकी तस्दीक कर रही है जो यमुना और गंगा के तटों के किनारे रेत के नीचे हुए दबे हुए लाशें हैं, वो बता रही है कि इन्होंने अंत्येष्टि तक का हक हिंदुओं से छीन लिया है। तो जब सवाल उठने लगे हैं तो इस तरह के प्रकरण अभी शुरुआत हुए हैं, अभी और भी प्रकरण होंगे। अभी आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या होगा। उत्तर प्रदेश में अभी वो प्रकरण किए जाएंगे जिससे समाज का ध्रुवीकरण किया जा सके, इसलिए अब सजग होने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं इस मुद्दे को ज्यादा उठाने की जरूरत है कि किस तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का भाई ईडब्ल्यूएस के कोटे में नियुक्ति प्राप्त कर ले रहा है। और अगर अभी तमाम बच्चे अभी बैठे हुए हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, अपनी योग्यता के अनुरूप उन्होंने एग्जाम क्रैक किया हुआ है, वो अभी शिक्षक नहीं लग पाए। ईडब्ल्यूएस के कोटे पर उन्होंने किसी न किसी एक व्यक्ति का, किसी न किसी नौजवान का इन्होंने की जिंदगी बर्बाद की, उसका हक पाया है, ये माफ नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों को तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और ऐसे कुलपति को भी तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। जी जी जी, मैं आता हूँ आपके पास वापस। मेरा अगला सवाल जो है ईशान त्यागी जी से है। ईशान त्यागी जी, आज कल रामदेव जी ने कह दिया कि एलोपैथिक जो है वो एक स्टूपिड साइंस है और इस पे ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्लाज्मा थेरेपी और जितने भी इलाज एलोपैथिक से किए गए कोरोना 19 के, कोविड-19 के, वो बिल्कुल विफल रहे हैं और हमें आयुर्वेदिक और योगा में ही इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। ऊपर से जो जेपी नड्डा साहब हैं, बीजेपी के पार्टी लीडर्स को कहते हैं कि सिस्टम डिलीवरी का जो मेडिसिन का है वो स्टेप अप करें, हॉस्पिटल बेड्स जो हैं वो मुहैया कराएं लोगों को, अपना फेस सेविंग करें, ऑक्सीजन के प्लांट लगवाएं, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ एसेंशियल दवाइयां प्रोवाइड कराएं। और चिल्ड्रन केयर, जिनके माँ बाप जो खत्म हो गए हैं बेचारे, कोविड-19 में मर गए हैं, तो जो लोग उनके बच्चों की वेलफेयर के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा करें, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट खड़ा करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि वो कहते हैं सेवा ही संगठन है, क्योंकि थोड़ा फेस सेविंग बीजेपी करना चाह रही है आगामी यूपी के इलेक्शन में आने से पहले। तो ये इनको ये जिन पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो तो कहते हैं एलोपैथिक स्टूपिड साइंस है। और ऊपर से बीजेपी पार्टी वर्कर्स को जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि आप इसमें सेवा भाव से आप लोग काम करें और दवाइयां और हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कराएं। तो ये क्या आपस में इनका जो तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है, क्या दिक्कत क्या है? आत्मा जी देखिए, रावण के बारे में हमें पता है, रावण के 10 चेहरे थे और 10 अलग अलग तरह के थे। तो ये उसी तरह से मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए आजकल म्यूट रहने का जमाना है। अगर आप आलोचना करेंगे और अगर आप किसी से कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, आपको एफआईआर भी हो सकती है, आपके साथ कुछ भी बुरा बर्ताव किया जा सकता है प्रशासन के द्वारा। तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगा लोगों को कि आजकल जिस तरह का माहौल है उसमें हालांकि हम तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब तक लोग हमारे साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारी आवाज में दम नहीं आएगा। दूसरी चीज इसमें अभी ये है कि देखिए, रामदेव बाबा को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं और हमें लगता है कि भारत की जो पॉलिटिक्स है या भारत के जो लोग हैं उनको भी रामदेव बाबा को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका हमने देख लिया कि कोरोनिल पे किस तरह से उन्होंने झूठ बोला कि WHO से प्रमाणित है, और उसमें हमारे जो आदरणीय ये हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, वो जाके बैठे और किस तरह से उनकी बाबा रामदेव की और हर्षवर्धन जी की किरकिरी हुई। दूसरी चीज अब इसमें ये है कि देखिए, बाबा रामदेव जो हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं और लोगों को उन पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। IMA ने उनके ऊपर FIR कर दी है और अगर सही से कार्रवाई हुई उनके ऊपर तो ये पक्की बात है कि वो जेल जाना उनका तय है। अगर ये सरकार निष्पक्ष हुई, जो हालांकि ये सरकार निष्पक्ष नहीं है, अगर निष्पक्ष हुई तो इस बाबा रामदेव का जेल जाना तय है। देखिए,
दूसरी चीज अगर हम मानें कि देखिए, मेरा मानना अभी भी यही है, और डॉक्टर्स पे हमको विश्वास करना चाहिए, एलोपैथी पे हमको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में अगर आप देखें तो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है, बड़े देश ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर वैक्सीनेशन में वो लगा रहे हैं, और वो हमसे ज्यादा संपन्न है, हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, हमसे ज्यादा उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमसे ज्यादा उनकी इकोनॉमी अच्छी है, तो वो बेवकूफ तो है नहीं। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, वो उल्टी सीधी बातें करने में या फिर आके कुछ भी मीडिया के माध्यम से बोल देने में वो विश्वास नहीं करते। तो हमें उनसे सीखना चाहिए। यहाँ पर अब बात आती है वैक्सीनेशन की। देखिए, वैक्सीनेशन में यूके की जो गवर्नमेंट है उसने ये साफ बोल दिया है कि जो भारत में जो स्ट्रेन है, उसको हम इंडियन स्ट्रेन नहीं बोल सकते, आत्मजीत जी याद रखिएगा, आपको जेल हो सकती है, हमें भी जेल हो सकती है, लेकिन जो भारत में स्ट्रेन पाया जा रहा है, जो B1.617.2 है, हाँ। जी, वो जो है वो डबल डोज ऑफ वैक्सीन से ही खत्म होगा। पहली डोज ऑफ वैक्सीन जो है वो अराउंड 30 से 33% के आसपास कारगर है। उसके बाद जब दूसरी डोज आप लगाएंगे तो आप 80% सेफ हैं। तो भारत की सरकार को और हेल्थ मिनिस्ट्री को ये फोकस करना चाहिए कि कैसे वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बढ़ाएंगे, कैसे वो जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, उनको फॉर्मूला पहुंचवा के, मतलब जो भारत बायोटेक या फिर एस्ट्राजेनेका का जो पेटेंट है उसको हटवा के, और उसके बाद उनको उनके तक कैसे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो इस चीजों पे फोकस करें, और बाबा रामदेव जैसे लोगों को उनके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करे, और उनको तुरंत से तुरंत जो लॉ के हिसाब से अगर उनका जेल जाना तय है तो उनको कृपया जेल भेजें। अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए, या फिर कि वो बाबा रामदेव आपको पॉलिटिकल गेन देते हैं, उसके लिए ना उस चक्कर में ना पड़े। क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं, बाबा रामदेव कहाँ से बोल रहे हैं बैठ के, उत्तराखंड से बोल रहे हैं। आत्मजीत जी, उत्तराखंड की हालत इस टाइम बहुत ज्यादा खराब है। उत्तराखंड की हालत इतनी खराब है कि सुबह मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी जो बेचारे अपने किसी परिजन के लिए ढूंढ रहे थे कि देहरादून में उनके परिजन का अंतिम संस्कार हो जाए। अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं मिल रहा है, पुलिस को आके अंतिम संस्कार शायद करना पड़ रहा है वहां पे। तो जहां पे आपके पास मैन पावर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, जहां पे आपके पास नर्सेज नहीं है, दवाइयां नहीं है, बेसिक मेडिसिन किट्स नहीं है, आपके पास पीपी किट्स नहीं है, आपके पास मास्क नहीं है, आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके पास अपने डॉक्टर्स को नहीं बचा पा रहे, तो उस देश को अब जाके उस देश की सरकार को संभल जाना चाहिए। क्योंकि अगर अब हम नहीं संभले तो आगे आने वाले समय में जो कि वेव 3 होगी, उसमें हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन से लोगों का रोजगार जा रहा है, लोगों की जो दैनिक उनकी जो अर्निंग्स हैं वो जा रही हैं, और हमको उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, पैसा नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से? मोदी जी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमको देंगे नहीं। तो लोगों को अब ये देखना चाहिए, मतलब सरकारों को ये देखना चाहिए कि किस तरह से वो एलोपैथी में विश्वास करके, और कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे वैक्सीन में, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये अनाप शनाप बातें। अभी जो और फेस सेविंग, मैं फेस सेविंग पे भी बोल देता हूँ, एक मिनट आत्मजीत जी, कि जो फेस सेविंग की बात करी है आपने, पूरा बताया आपने पूरी बीजेपी की टूल किट गिनवा दी। तो ये टूल किट है जो पहले आया था, वो देश हित की बात थी, उस जिसको टूल किट बता रहे हैं। और टूल किट कोई बुरा शब्द नहीं है, देखिए टूल किट को बुरा शब्द बना दिया गया है। तो ये टूल किट है, ये नेगेटिव टूल किट है, वो आपके देश हित के टूल किट थी। तो ये सब बातें लोगों को समझनी पड़ेंगी, हम आपके चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे लोगों को। ये तो ऑक्सीजन की तो कमी कंप्लीट हो गई, अपना कम हो गई है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। अब आप देखिए केसेस भी कम हो गए, 4 लाख से हम लोग 2,55,000 2,54,000 केसेस पे आ गए हैं। दवाई आईसीयू में अभी भी मुझे जो कल इन्फॉर्मेशन आई 1,37,000 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, और 50,000 लोग आईसीयू में अभी भी हैं, और 14,500 वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं। जबकि पिछले साल यही फिगर जो थी 4,500 लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, और करीब 20,000 लोग आईसीयू में थे, और ऑक्सीजन सपोर्ट पे करीब 60-65,000 लोग थे। तो ये फिगर डबल से ट्रिपल हो गई, अभी भी है। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसी वक्त हद से पूरी हो गई, पर जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, मेरा ख्याल से इस मामले में जो है वो हम लोग अंकुश नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मेरा अगला सवाल हरीश ऊन जी से है। हरीश ऊन जी, आप किसान हैं, क्योंकि मैं आपसे किसानी से रिलेटेड ही सवाल पूछूंगा। 26 मई को काला दिवस घोषित हुआ है, किसान यूनियंस ने, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने आपके और सिंगू बॉर्डर पे, जो टिकरी बॉर्डर पे मीटिंग करके ये अनाउंस किया कि 26 मई को हम काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि अभी तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए गए हैं। किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कोई बात नहीं की गई है। किसानों के लिए कोई प्रपोजल 22 जनवरी 2021 के बाद से नहीं दिया गया है, और अब हम लोग बैठे हैं 22 मई, तो 6 महीने होने को आए। किसान भूखा प्यासा, कभी बारिश में, कभी
धूप में, कभी मिट्टी में, और इस महामारी को भी झेल रहा है। तो आपका क्या कहना है कि कैसे सरकार के कानों में जुड़ेंगे कि ये बात किसान माने और आगे चल के हमें कोई सब निदान मिले? इसके बारे में जरा बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप रीलॉग इन करिए। जब तक आप रीलॉग इन करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, रीलॉग इन करिए। मैं तब तक डॉक्टर राजाराम से पूछूं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। मैं नमस्कार आत्मजीत जी। जी जी, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, किसानी से रिलेटेड है ये, कि काला दिवस मना रहे हैं 26 मई को। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में तय हुआ है कि काला दिवस मनाया जाएगा पूरे देश में, और उसमें काले झंडे दिखाए जाएंगे सरकार को, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में और भी जगह, क्योंकि सरकार ने ना तीन काले कानूनों को वापस लेने का कोई प्रपोजल अभी तक दिया है, और 26 जनवरी 2021 के बाद कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, ना कोई एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, ना पीएमओ से कोई मैसेज आया है। और मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि ये क्यों है, और सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है, और किसानों के हित में क्यों नहीं बात कर रही है, और क्या क्या हम लोग को करना पड़ेगा कि किसानों के कानों में जू रहेंगे और किसान इस बात को लेके जो है सजग हो, कुछ इसके बारे में। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, ये और बता दीजिएगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम साहब को बोला है कि मीटिंग रखिए किसानों के साथ, वो पहल करी उन्होंने, उसका जवाब आया कि नहीं आया अभी तक किसी मंत्रालय से या प्रधानमंत्री ऑफिस से? आत्मजीत जी, आज जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, तो हम लोगों ने जो जारी की है छत्तीसगढ़ की ओर से काला दिवस मनाने की, इसमें मुख्य रूप से यह है कि सरकार को हमें जताना चाह रहे हैं कि सरकार यह मान ले कि अंततः सरकार को ये किसानों की दोनों प्रमुख मांगे माननी ही होंगी, और 26 मई को काला दिवस के लिए गाड़ियों पे, घरों पे, जैसे घर घर मोदी वैसे घर घर किसान, और हर जगह पे हम विरोध स्वरूप काला झंडा भी जिला करेंगे। और कई किसान संगठनों ने इनके प्रधानमंत्री जी के और कृषि मंत्री के पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा है। मैं एक बार बता देता हूं कौन कौन से संगठन हमारे साथ शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का किसान संघ शामिल है, और जो पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाने के लिए जो संघर्ष समिति थी उसके अध्यक्ष थे जनकलाल ठाकुर, वो हैं। अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा है, और इसमें नदी घाटी मोर्चा है, किसान समन्वय समिति है, और कृषक बिरादरी एक संगठन है वो है, उसके डॉक्टर संकेत ठाकुर हैं, किसान समन्वय समिति के परसनाथ साहू हैं, और क्रांतिकारी सभा के किसान सभा के मदन साहू हैं, और सचिव तेजराम विद्रोही हैं, और जो पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जनकलाल ठाकुर हैं, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ किसान भुगतान संघर्ष समिति के संयोजक जागेश्वर जुगनू हैं, और किसान मोर्चा के अधिवक्ता शत्रुघ्न साहू हैं, अखिल भारतीय किसान महासंघ का मैं हूँ ही, भारत महासभा के भोजलाल नेताम हैं, और राजधानी प्रभावित किसान संगठन रायपुर के रूपन चंद्राकर, छत्तीसगढ़ निवेशक एवं अभिकर्ता कल्याण संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ चंद्राकर, किसान संघर्ष समिति के संयोजक लल्लू सिंह, किसान मजदूर महासंघ के संयोजक श्यामूरत कौशिक समेत समस्त किसान संगठनों ने, इतने लोगों ने मिलकर विज्ञप्ति जारी की है। सारे संगठन एक हैं। मैं ये इसलिए इतना नाम पढ़ा कि जो बार बार दोहराते हैं कि कोई किसान शामिल नहीं, कोई किसान संगठन शामिल नहीं, मुट्ठी भर किसान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि जनाब ऐसा नहीं है। हम फंसे हुए हैं, कोई खेती में फंसा हुआ है, कोई कोरोना में फंसा है, अभूतपूर्व संकट में फंसे हुए किसान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जायज मांगों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे या हम आपके से डरते हैं। हम जब तक ये मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक इस तरह से आंदोलन अलग अलग रूपों में गांधीवादी तरीकों से होता रहेगा। 26 जनवरी को भी दिखाएंगे, क्योंकि मीडिया तो नहीं दिखाएगा, हमें पता है मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन आपके जैसे चैनल, आपके जैसे जो फोरम्स हैं, आप इसे सर्कुलेट करें,
मैंने बताया इतने किसान संगठन बाय नेम, ये सारे संगठन के प्रमुख हैं जो 26 तारीख के काला दिवस मनाने के लिए एकमत हुए हैं और संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है हम लोगों ने। तो इसी तर्ज पे, चूंकि मैं तो राष्ट्रीय स्तर पे संयोजक हूँ 40 किसान संगठनों का, सारे किसान संगठन अपनी अपनी जगह पे विरोध व्यक्त कर रहे हैं। अब सरकार इससे जानते बुझते हुए, क्योंकि सरकार की जो जासूसी संस्थाएं हैं, दुनिया भर के संगठन हैं, वो सारी रिपोर्ट उनको देते हैं, लेकिन सरकार अपने अहंकार में और हठधर्मिता में डूबी हुई है। केवल इसीलिए इन मांगों को नहीं पूरा कर रही है, वरना वो जान रही है कि आज नहीं तो कल किसानों की मांग तो पूरा होना ही है या करना ही है। ये करेंगे, आने वाली सरकार करेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम त्रिपाठी जी। हरीश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आप किसानी से जुड़े हुए हैं। आपको आवाज आ रही है? आप बोल सकते हैं, आप बोलिए। मैं नहीं, आवाज क्लियर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ मुझे लग रहा है नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नहीं, हाँ, अब आ रही, अब हल्की आवाज आ रही। मुझे लग रहा है आपका स्पीकर खराब है, या तो आप हेडफोन से बात, आप उसे डायरेक्ट अपने इंस्ट्रूमेंट से बात कर लें बजाय हेडफोन लगाने के। हाँ हाँ, आपको अब आ रही है, अब आई। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि 26 मई को हम एक काला दिवस मना रहे हैं, और हाँ। पश्चिम बंगाल की हार के बाद और यूपी के जो जिला पंचायत इलेक्शनों की भारी हार का सामना करने के बाद कुछ बीजेपी तलमिला सी गई ऐसा लगता है, और उनकी ये हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो कृषि कानून के लिए कुछ बोल भी पाए। मुझे लग रहा है बैक फुट पे है, और ये अच्छा समय है जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने चुना है कि इस टाइम पे हमको इन पे हमको नेशन वाइड जो है पूरे भारतवर्ष में काले झंडे लेके तहसील लेवल पे, डीएम लेवल पे, सीएम लेवल पे और विधानसभा और लोकसभा में जहां जहां हमें मौका मिले वहां वहां में इनको मेंबर पार्लियामेंट्स को, एमएलएस को और जितने भी सियासत वाले लोग हैं उनको ये काले झंडे दिखाने चाहिए। और सरकार ये भी जानती है कि किसान से इन कानूनों और इन किसान विरोधी कदमों के कारण गुस्सा है, और ये गुस्सा जो है वो संघर्ष के लिए हम लोगों को एकबद्ध भी कर रहा है, और लंबी प्रतीक्षा हमने करी है। आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी 2021 से हम वेट कर रहे हैं, सरकार का कोई बुलावा आएगा, अभी तक तो आया नहीं है। और 26 मई को जो हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान हमने दिया है, उसमें मोदी शासन के 7 साल भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए गांव-गांव में सामूहिक बैठक करके लोगों को शिक्षित करने का विचार है कि पर्चे वितरण करें, पोस्टर लगाएं, व्यापारियों के संगठनों में, अध्यापकों में, वकीलों में संपर्क करें, और संघर्ष में 6 माह पूरे होने पर हम गांव-गांव में बड़ी सभाएं करें, ताकि मोदी सरकार की काली नीतियों के बारे में लोग सजग हों। और इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या सरकार को, आपको लग रहा है कि सरकार बैकफुट पे होने के बाद अपनी गलती मानेगी या अपनी हार मानेगी और इसमें किसानों के बारे में कोई सही फैसला देगी? आपको लगता है इस बारे में कुछ बताइए। देखिए आत्मजीत जी, 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और उस दिन किसान काला दिवस मना रहे हैं। उसका साथ साथ अभी आपने भी बताया कि इस जिद्दी और अहंकारी सरकार के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो सरकार कॉरपोरेट और अपने मित्रों के हित में पूरे देश को आज बेचने की कगार पर है। यह सरकार किसान विरोधी ही नहीं, जन विरोधी भी है, क्योंकि जो सरकार रोटी को तिजोरी में बंद करने की कोशिश कर रही है और पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर भारत का किसान डटकर संघर्ष कर रहा है, उसकी एक आवाज सुनने को तैयार नहीं है। ये मौका परस्त सरकार है, ये झूठ की सरकार है, और झूठ के पुलिंदे काठ की हांडी, गांव में कहावत है कि काठ की हांडी ज्यादा दिन नहीं चढ़ती। अब इनका समय चला गया है। आती है भारतीय जनता पार्टी की बात। ये पार्टी आज अपना चेहरा बचाने में लगी है। आपको भी पता है, अभी अभी इस पार्टी ने एक अपना नया कैंपेन शुरू किया है कि सेवा ही संगठन है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सेवा भी किस तरह से की जाती है। अभी मैं देख रहा था इनके दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को, तो एक सज्जन को चिप्स का पैकेट दे रहे थे। इनको ये भी नहीं पता कि रोटी किस तरह से मुहैया करानी है, रोटी किस तरह से उपलब्ध करानी है। लेकिन भारत का किसान जानता है कि उसके देश को रोटी चाहिए। आज भारत का किसान बहुत मुश्किलों से जूझ रहा है। अभी राजाराम त्रिपाठी जी कह रहे थे कि अभूतपूर्व मुश्किलों से किसान जूझ रहा है, लेकिन किसान हर संघर्ष से लड़ना जानता है।
ये सरकार बहुत जिद्दी सरकार है, और जो भी जिद्दी सरकार होती है, जो भी तानाशाही सरकार होती है, वो अपना फेस सेविंग के लिए अपनी जान भी दे देती है, लेकिन अपने चेहरे को बचाने का निरंतर प्रयास करती रहती है, जो आज भी ये सरकार कर रही है। ये सरकार हो सकता है किसानों की बात आज नहीं मान रही है, लेकिन कल जरूर मानेगी, और यदि नहीं मानी गई तो जो भी दूसरी सरकार आएगी उसको भी पता है कि किसानों के हक में बात करनी होगी, क्योंकि किसान सिर्फ अपने हक की बात नहीं कर रहा है, किसान हर उस व्यक्ति के हक की बात कर रहा है जिसका रोटी से नाता है। मैं तो इस आंदोलन में, आत्मजीत जी आपको भी पता है, पहले दिन से हूं और पहले दिन से यही बात बोल रहा हूं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है, खाद्य पदार्थों के असीमित भंडारण की आजादी दी है, उससे रोटी का सौदा किया है। रोटी सेंसेक्स की वस्तु बनेगी, रोटी फ्यूचर ट्रेड होगी, फ्यूचर ट्रेडिंग होगी रोटी की। लेकिन इस सरकारों को समझ नहीं आ रहा है, ये मित्र प्रेम में, अडानी अंबानी के प्रेम में इतने अंधे हो चुके हैं, क्योंकि ना इनको आम जन की भूख दिखाई देती है, ना इनको किसान की परेशानियां दिखाई देती हैं। आज किसान कितनी मुश्किलों से जूझ रहा है। पिछले 7 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी या ये सरकार का कोई भी नुमाइंदा ये बताए कि 7 साल में किसानों के हित में इन्होंने क्या काम किया। अभी आप देखिएगा इनकी निर्लज्जता की पराकाष्ठा कि अभी 4 दिन पहले इन्होंने पहले डीएपी का कट्टा 2400 रुपए का किया, फिर वापस वो 1200 रुपए का किया। ये कर क्या रहे हैं? ऐसे समझिएगा पहले किसी को जेल में डाल दिया, फिर जेल से निकाल दिया। लेकिन इसमें भी मैं अपने किसान भाइयों से और सभी किसान संगठनों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये इस पार्टी की चतुराई है, ये इस सरकार की चतुराई है, क्योंकि इसे जनता को ये बताना था कि ये डीएपी का खाद 2400 रुपए का है, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत किसानों को ये जानकारी नहीं है कि ये 1200 रुपए का था या 24 रुपए का था। किसान को तो 1200 रुपए में मिल रहा था, तो किसान को पता है कि 1200 रुपए का है। अब ये धीरे धीरे जिस तरह से गैस सिलेंडर पे इन्होंने सब्सिडी खत्म की, 1-1 रुपया करके, आज गैस सिलेंडर पे 1 रुपए की सब्सिडी नहीं आती है, और लोगों का मेंटल स्टेटस इन्होंने तैयार किया कि ठीक है सब्सिडी नहीं है तो उपलब्धता है। इसी तरह से डीएपी और यूरिया पर ये मानसिक स्थिति और मेंटल लेवल तैयार कर रहे हैं। आपको आत्मजीत जी बताना चाहता हूं, यदि आप सरकारी संस्था से उत्तर प्रदेश में यूरिया लेते हैं या प्राइवेट दुकान से भी यूरिया लेते हैं, तो आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है और आपको 5 बैग ही मिल सकते हैं, 5 बैग से ज्यादा आप नहीं ले सकते। क्या मतलब हुआ कि उपलब्धता पर इन्होंने अंकुश लगा दिया, और धीरे धीरे ये उपलब्धता बढ़ाएंगे और सब्सिडी को खत्म करेंगे। जी जी, आपका इसी कहने तरह का से जी जी, किसानों को काला बाजारी को बढ़ावा देंगे, काला बाजारी को बढ़ावा देने का सब कालाबाजारी तरीका को है। बढ़ावा दे रहे हैं पूरी तरह से, और मजबूर कर रहे हैं आम जन को। लेकिन ये हिटलर शाही है। देखिए, मैंने पढ़ा है इतिहास में कि जब जब कोई तानाशाह मजबूर हो जाता है तो आखिरी दाव खेलता है, और हर तानाशाह का आखिरी दाव होता है रोना। तो भारत के तानाशाह ने भी अपना आखिरी दाव खेला, लेकिन भारत की जनता उस दाव को पहचान गई, और भारत की जनता ने मगरमच्छ के आंसू सिद्ध कर दिए। आज भारत की जनता को प्रधानमंत्री की केयर चाहिए, प्रधानमंत्री की सपोर्ट चाहिए, प्रधानमंत्री के आंसू नहीं चाहिए। आज भारत की जनता ये पूछ रही है, भारत का किसान ये पूछ रहा है, 2014 से इन्होंने वादा किया था किसान की आय डबल करने का, आज कितनी आय डबल करी ये तो बताएं ये, और कब तक डबल कर देंगे। आपके सारे पॉइंट बहुत उसके वैलिड हैं। साथ साथ जी जी, आय डबल करने का 2022 तक कहा था, 2022 के इलेक्शन आ गए हैं, अभी तक आय डबल क्या, आधी से भी आधी हो गई है। आय डबल नहीं हुई, आधी से भी आधी हो गई, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे पास समय का भाव है। छोड़ दीजिएगा आत्मजीत हरीश जी, समय का भाव है, हम सबको एक भारत मिनट के देना नागरिक की चाहेंगे। प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश के नागरिक से कम हो गई है। जी, समय का भाव है, मैं एक मिनट बाकी लोगों से भी बात करना चाहता हूं, और कल इस विषय में हम फिर डिटेल में बात करेंगे। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आज झारखंड के सीएम ने कहा है कि वैक्सीन जो है हम लोग खरीद नहीं सकते, हमारा दिवालिया निकल जाएगा। 4.5-5 करोड़ वैक्सीन हमारे बस की नहीं है खरीदना। छत्तीसगढ़ की भी स्टेट छोटी स्टेट है, इतना राजस्व नहीं, जीएसटी कलेक्शन है नहीं। 2 साल से आप देख रहे हैं 2 लॉकडाउन हो गए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो रही, जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हो रही है, स्टेट के पास राजस्व नहीं आ रहा, और जो सेंट्रल
का पार्ट होता है स्टेट को देने का, वो भी टाइम पे नहीं आ रहा है, 1.5 साल 2 साल से पैसा भी फंसा हुआ है। ऐसे मामलों में छोटी स्टेट्स क्या करें? बड़ी स्टेटों ने तो टेंडर दे दिया, महाराष्ट्र ने टेंडर दे दिया, दिल्ली ने टेंडर दे दिया, आपका तमिलनाडु और कर्नाटका ने टेंडर दे दिया। छोटी स्टेट्स क्या करें? छत्तीसगढ़ क्या करे, झारखंड क्या करे? इसके बारे में बताइए। मेरा सुझाव है आत्मजीत जी, इसमें जो खनिज का जो मद है, जिन राज्यों में खनिज है उनमें खनिज की रॉयल्टी का जो सेंट्रल का हिस्सा है वो भी राज्यों को दिया जाना चाहिए, और डीएमएफ के जो फंड्स हैं वो फंड भी दिए जाने चाहिए। तीसरा क्या है कि जो हमारा ढांचा था उसमें जो टैक्स का केंद्रीकरण किया गया, उसमें राज्यों का जो हिस्सा है कई जगह दिया ही नहीं जा रहा है। कैलकुलेट तो हो रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन वो राज्यों को दिया नहीं जा रहा है। तो अभी परिस्थितियां अभूतपूर्व हैं, इसलिए मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को ऐसे राज्यों के लिए विशेष फंड देना चाहिए। इनके पास पीएम केयर भी है। इन्होंने जो 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की थी, वो जो फंड एलोकेट किया था डेवलपमेंट के, मेरा मानना है फिलहाल डेवलपमेंट का कोई एक्टिविटी अभी चल नहीं रही है, तो बेटर है वो फंड वैक्सीन के लिए ये लोग उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। ये तो अगर उचित वित्तीय प्रबंधन करेंगे तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और इतनी बड़ी राशि नहीं है कि ये नहीं संभव नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात है, केंद्र और राज्यों को मिल बैठ के समझना चाहिए, लेकिन संबंध मधुर नहीं है। ये सरकार जीत के अपनी केंद्रीय सरकार बनाने के बावजूद राजनीतिक छुआछूत और भेदभाव से भरी हुई है। तो जिन राज्यों में इस पार्टी की सरकारें नहीं हैं, उनके साथ इनका जो बर्ताव है बड़ा सौतेला बर्ताव है। तो ये अगर उस नजरिए से ऊपर उठेंगे, पूर्वाग्रह से ऊपर उठेंगे, तो ये समस्या हल की जा सकती है। जी, मेरा आखिरी सवाल ईशान जी से। ईशान जी 1 मिनट में जरा बयान कीजिएगा। ये हम लोगों ने अभी तक 43 लाख लोगों को जो है वैक्सीन लगाई है, जो दोनों डोजेस वैक्सीन की लग गई हैं, जो कि लगभग करीब 3% ऑफ पॉपुलेशन या 2.9% पॉपुलेशन बनता है। और सिंगल डोज जो है हमने 151 15 करोड़ 190 लाख लोगों को करीब हमने जो है ये फर्स्ट वैक्सीन दी है। करीब टोटल जो फिगर बन रही है वो 17-17.5 करोड़ की नोट या 18 करोड़ की कर लीजिए बन रही है। अभी जिस तरह से वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस हो रहा है, ये दिल्ली में 15 लाख वैक्सीन लगी थी पहले महीने में, इस महीने जून के महीने में खाली 8 लाख वैक्सीन मिल रही है, मतलब 50% हो गया बजट दिल्ली का, अकेली दिल्ली का बता रहा हूँ। तो ऐसे अगर बाकी स्टेटों का भी बजट 40% 50% हो जाएगा तो एक अनुमान के हिसाब से 30 से 35 महीने सारी वैक्सीन लगने में बच्चों का स्कूल कैसे खुलेगा? क्योंकि बच्चों पे भी कोरोना वेव 3 आ रही है। इसका मतलब ये साल पूरा स्कूल के बच्चे स्कूल बंद रहेंगे, बच्चे घर पे रहेंगे, क्या होगा? इसके बारे में बताइए जरा। थोड़ा सा रुक के जाना ना जी। आत्मजीत जी, देखिए क्या है कि वैक्सीन जिस तरह से आपने बताया कि सिर्फ 3% लोगों को भी, टोटल 3% को भी नहीं लगी है, 2.9 समथिंग कुछ परसेंट है उसका जिन लोगों को वैक्सीन लगी है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं ये कल सोच रहा था और ये मैं डिस्कस भी कर रहा था कि जो बच्चे हैं, देखिए ये भविष्य जो देश का है 15 साल बाद या 20 साल बाद जो है, ये बच्चे जो, या हम जैसे लोग हो गए, हम भविष्य हैं, फिर हमारे बाद जो देश के बच्चे जो अभी पढ़ना चाहिए था, जिनको, जो सरकारी स्कूलों में हैं, जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे, वो देश का भविष्य है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस टाइम वैक्सीनेशन पे ध्यान दे। वैक्सीनेशन में जैसे मैंने पहले बोला कि प्रोडक्शन बढ़ाए, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करे। देखिए मैं कैलकुलेशन, अभी आपने 1 मिनट दिया है तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जिस स्पीड से चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा, जिसको हम वर्ल्ड लार्जेस्ट बोल रहे हैं, जो कि झूठ है एक बहुत बड़ा, उस हिसाब से 3.5 से 4 साल लग जाएंगे पूरे देश को, यानी कि 70% लोगों को, जिनको स्कूल बंद रहेंगे, स्कूल नहीं खोल पाएंगे फिर 1 साल और, स्कूल बंद नहीं, रहेंगे, वो बच्चे घर पे रहेंगे। उसका जो परिणाम है वो हमें आज नहीं मिलेगा, उसका परिणाम हमें 10 से 15